हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो बेटा हम आपकी 12th क्लास की यूनिट 4th कर रहे थे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ यूनिट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको थोड़ा बेसिक पोर्शन करा दिया था। बेसिक पोर्शन के बाद हमने ये पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय द रेट ऑफ रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफिकल एक बार समझना है इस पॉइंट को, पूरी की पूरी जो यूनिट है वो इसी पॉइंट पे डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ ली थी, उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ा सा अंडरस्टूड करके चलनी है इन चीज़ों को। ठीक है, सो सबसे पहले देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका बेसिकली एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। दैट इज़ क्या क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, आप क्या बोलते हो कि या तो जो कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, धीरे धीरे जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो तो डिक्रीज़ होती है, एंड जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर पे भी करता है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जब आप टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो बहुत फास्टली वो हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है। वी नो कैटलिस्ट आपके हम यूज़ करते हैं टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि जब आप कैटलिस्ट डाल देते हो किसी भी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन फास्टली हो जाती है। कहने का मीनिंग है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है कि कौन कौन से फैक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट आपके पास है कंसंट्रेशन। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दोनों रिएक्टेंट भी हो सकते हैं एंड प्रोडक्ट दोनों की। ठीक है, जब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। उस इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो, रेटला बोलते हो, या आप रेट इक्वेशन बोलते हो, या आप रेट एक्सप्रेशन बोलते हो। ठीक है, क्या होता है रेटला, रेटला आपके पास होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसको आप क्या बोल देते हो, रेटला। अब ये वर्ड है रेटला या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, इसको हमने समझना है व्हाट डू यू मीन बाय रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, अब यदि आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन आपका, यदि आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हो, कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको आपने इंक्रीज़ कर दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से आप शो करते हो, कंसंट्रेशन को समझते हैं क्या मैं बोल रही हूँ। वर्डली को हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो हमने एक इक्वेशन को कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन आपकी हो रही है। ठीक है, a+b आपका कन्वर्ट हो रहा है c+d में, a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अब मैंने क्या बोला है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या किया है, इसको रेट एक्सप्रेशन दे दिया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वी नो वो आपके जो पावर्स हैं उसमें चले जाते हैं, तो x एंड y। ठीक है, ये आपके इक्वल नहीं है इस a एंड b के, वैसे a एंड b आप लिख सकते थे बट यहाँ पे x एंड y, इसका भी एक लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगी। x और y जो आपके दिखा रखे हैं ये कोफिशिएंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हों, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब क्यों नहीं होता एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, पहले आप इस एक्सप्रेशन को समझो कि जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर मे और मे नॉट बी देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, रेज टू सम पावर, कुछ पावर आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है,
अब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिया, इक्वल आप के यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करोगे जिसको आपने नाम दे दिया रेट कांस्टेंट है, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन दे रहे हो तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा है क्या होता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं यहाँ से, जो हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक किया था दिस वन, कि या तो वो क्या होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या वो क्या होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेम हमने यहाँ पे यूज़ करना है इंस्टांटेनियस का, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, रिएक्टेंट का हम शो कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है। अब सबसे पहली बात, हमें यदि आपका एक्सप्लेन करना होता है, रेट लॉ को आप एक्सप्लेन करते हो तो आप क्या बोलोगे, रेट लॉ आपके पास क्या होता है, रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट, जो रिएक्शन का रेट है वो किसके टर्म में दिया जाता है, गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म मीन्स जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन, ईच टर्म रेज टू पावर सम, रेज टू सम पावर्स। सम पावर्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है। एंड यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी आप यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने यूनिट वैल्यू पुट कर दिए कंसंट्रेशन को, तो आप बोल सकते हो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे आप कांस्टेंट को एक्सप्लेन करते हो, जो अदर वैल्यूज़ हैं उसको हम यूनिट के इक्वल पुट कर देते हैं, मीन्स 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ समझो, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है विच मे और मे नॉट बी, वो इक्वल हो भी सकता है। जो एक्स वाई हैं ये क्यों दिखाए हैं, ए भी होना चाहिए था एक्चुअल में। ठीक है। तो ऐसा क्यों है वो रीज़न देखो, इन्होंने एक इक्वेशन ली है आपकी 2NO प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में। यहाँ से देखो, यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने एक दोनों की जो कंसंट्रेशन है ना, वो सबसे पहले तो वो दोनों कंसंट्रेशन इक्वल ली है, उसके बाद उन्होंने रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाला है NO2 का। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ली है 0.30 NO की, 0.30 ली है O2 की, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लिया, आपके पास 0.096 आया। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेरिएशन चेक करना है क्या वो एक्चुअल में एक्स जो ये 2 और 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये होगा या अलग होना चाहिए। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कंसंट्रेशन है जो NO है उसकी क्या कर दी, उसकी डबल कर दी, 0.60 कर दी, लेकिन O2 की कंसंट्रेशन को क्या रखा, कांस्टेंट। उन्होंने फाइंड आउट किया, आप भी फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हो कि जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है। 4 फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है, 0.384 ऐसा कुछ आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से इनिशियल कंसंट्रेशन ली और कन्वर्ट किया O2 को, O2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। फिर इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो कंसंट्रेशन है ना भाई वो डबल हुई। ठीक है। तो इन्होंने रेट एक्सप्रेशन दे दिया, रेट एक्सप्रेशन इन्होंने क्या दिया कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो किसके इक्वल होगा। अब जो यहाँ पे आपकी 4 टाइम हो रही है तो मीन्स ये स्क्वायर जो NO है उसकी कंसंट्रेशन डबल करते ही ये 4 टाइम हुई ना, तो मीन्स ये स्क्वायर होगा यहाँ पे NO की पावर में, कंसंट्रेशन की पावर में कुछ ऐसे होगा, तभी वो 4 टाइम्स हो रही है। अब O2 है वो डबल कर रहा है तो मीन्स जो उसकी कंसंट्रेशन है वो तो सिंपल आप लिखोगे दैट इज़ O2। तो कहने का मीनिंग है यहाँ से जो रेट इक्वेशन है ना वो सेम निकल के आई जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम सोचते हैं। ठीक है। ये तो था एक बेसिक एग्जांपल जहाँ से उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो इक्वल उसी इक्वेशन के होता है, मीन्स जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आपके एज इट इज़ आते हैं जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिए होते हैं। ठीक है। अब इसी में दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ से आप डिफरेंशियल फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने अदर एग्जांपल लिए हैं, इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन ली है, एक्सपेरिमेंटल आपका रेट एक्सप्रेशन निकाला है। तो देखो Cl2 की पावर में तो 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या फाइंड आउट किया है 1/2, मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर हाफ होता है। ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एक इक्वेशन है वहाँ पे तो सेम आया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पे सेम हो ज़रूरी नहीं होता, तो इसीलिए वो आपका बोला जाता है
सॉरी, इसलिए वो बोला जाता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, वो जो यहाँ पे पावर्स हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ना कि आपके पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, मीन्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटली ही आप डिटरमाइन करते हो, जैसे यहाँ पे Cl2 को कर लिया, ठीक है। तो ये बेटा आपका बेसिक है, दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है बट बहुत इजी सा है। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपने समझना है वो एक चीज़ समझना है कि जो भाई रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट की। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। रेट ला आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा करा दिया है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि एक्स वाई क्यों रखे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। एक एग्जांपल से हमने फाइंड आउट किया कि इक्वल है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, बट वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल आपको ये शो कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो, क्योंकि जो ये पावर्स हैं ये आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो, ये थ्योरेटिकल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ यहाँ से आपके न्यूमेरिकल CBSE बोर्ड में पूछ लेता है। सिंपल 1 या 2 मार्क्स का आपके पास न्यूमेरिकल आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हो। रेट इक्वेशन आपने फाइंड आउट की, रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, हमने अभी रेट क्लास से हम करके आए थे, दिस वन, ठीक है। तो यदि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होगा, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स यदि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो क्या हो जाएगा, x + y, ठीक है। तो आप कैसे, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर आपका 0, फर्स्ट 2 या कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। 0 ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसका मीनिंग क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल से दिया हुआ है, यहाँ से आपको पूछा हुआ है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपके पास रेट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपने सिंपली क्या करना है, पावर्स को ऐड करके निकाल देना है एंड बता देना है सेकेंड ऑर्डर की है या हाफ ऑर्डर की, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद देखो, आपके पास जब भी आप बैलेंस केमिकल जो आपकी, देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हो ना, तो जो बैलेंस इक्वेशन है वो भी ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाए कि रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या डबल स्टेप में हो रही है, ठीक है। मीन्स वो आपको बैलेंस इक्वेशन आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती कि इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक स्टेप में हो जाती है जिसको आप एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हो। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है जिसको आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। तो आपके पास, मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ, बताना मैं आपको एक चीज़ चाह रही हूँ कि आपके पास जब आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन को देखते हो ना एंड वहाँ से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी चीज़ को देख के बता दो कि दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप तब निकाल सकते हो जब आपको जो रेट है वो आपका रेट एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। उसके बाद आपका ये एक यूनिट दे रखी है रेट कांस्टेंट की। सिंपल आप बताते हो कि यहाँ पे जनरल रिएक्शन आपने ली, रेट कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, यहाँ से ओवरऑल आप यूनिट निकाल सकते हो, दैट इज़ द कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज़ द बेसिक थिंग जो आपने निकालनी है। यहाँ से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट एक्सप्रेशन आपको गिवन है, या यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट में जो आपके पास ये दी हुई है ना यूनिट्स को देख के ही आपने बताना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है सेकंड ऑर्डर की। यहाँ पे देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर 0 है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो जो यूनिट्स आई क्या आई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर में यही पर सेकंड क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाता है, सेकंड ऑर्डर में ये आई, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि जो रिएक्शन है रेट कांस्टेंट का जो यूनिट्स उसको देखते ही बता देते हो कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, ठीक है बेटा। तो ये आपका टॉपिक था जो हमने आज करना था। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।